नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का किया उद्घाटन। विश्व भर के विभिन्न शीर्ष नेताओं ने किया उद्घाटन समारोह को संबोधित। प्रधानमंत्री ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तहत भारत मंडपम में की द्विपक्षीय बैठकें और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात। भारत और फ्रांस ने एआई सहयोग को मजबूत करने के लिए खोला नया ग्लोबल हेल्थ सेंटर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एम्स नई दिल्ली में वैश्विक स्वास्थ्य में एआई पर भारत फ्रांस परिसर का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति मैक्रों ने स्वतंत्र एआई क्षमता और प्रतिभा विकसित करने की आवश्यकता पर दिया जोर। पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में हुआ उद्घाटन। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की गहराई और विश्वास का बताया प्रतीक। बोले, दोनों के संबंध साझा मूल्यों और स्वाभाविक साझेदारी पर आधारित वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक समाधान की आवश्यकता पर दिया जोर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शशि थरूर की नई किताब का करेंगे विमोचन। द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लीगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु है किताब का नाम। भारत नीदरलैंड को 17 रन से हराकर ग्रुप स्टेज में अजय रहकर ग्रुप में रहा टॉप पर। शिवम दुबे की दमदार पारी और वरुण चक्रवर्ती की सटीक गेंदबाजी की मदद से टीम ने दर्ज की लगातार चौथी जीत। सुपर 8 में भारत का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज औपचारिक उद्घाटन हो गया। उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हुए, जो इस आयोजन की अंतर्राष्ट्रीय अहमियत को दर्शाता है। समिट में 500 से ज्यादा एआई लीडर्स, 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि, 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, करीब 60 मंत्री, 150 से ज्यादा शिक्षाविद, शोधकर्ता और सैकड़ों इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने इसमें हिस्सा लिया। समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने वाले और इसे सफल बनाने वाले सभी टेक लीडर्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से सभी लीडर्स का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां इंसान और डिजिटल इंटेलिजेंस मिलकर बनाएंगे और मिलकर आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे सिस्टम को ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा कुशल, ज़्यादा असरदार बनाएगा। ये लोगों को क्रिएटिव रोल निभाने के ज़्यादा अवसर देगा। ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और नई इंडस्ट्री बनाने का एक बड़ा अवसर है। दुनिया की युवा पीढ़ी एआई को स्वीकार कर रही है, उसकी ओनरशिप ले रही है, एआई का इस्तेमाल कर रही है, वो अभूतपूर्व है। यहां एआई समिट की एग्जीबिशन को लेकर भी बहुत उत्साह रहा है। खासकर यंग टैलेंट बहुत बड़ी संख्या में आया है। एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, दिव्यांगजनों की मदद, मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन की तमाम जरूरतों से जुड़े जो भी सॉल्यूशंस यहां प्रेजेंट किए गए हैं, वो इस फील्ड में मेड इन इंडिया की ताकत और भारत की इनोवेटिव कैपेबिलिटीज का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, मानव इतिहास में हर कुछ शताब्दियों के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट सभ्यता की दिशा रीसेट करता है
और वहीं से विकास की रफ्तार बदलती है। सोचने, समझने और काम करने के पैराडाइम बदलते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर में होते हैं तब उसके वास्तविक इंपैक्ट का अंदाजा भी नहीं होता। जब पत्थरों से पहली बार स्पार्क निकला, किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी सिविलाइजेशनल की फाउंडेशन बनेगी। जब बोली को पहली बार लिपि में बदला गया, किसी ने नहीं जाना था कि रिटन नॉलेज फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें स्किलिंग, री-स्किलिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एक मास मूवमेंट में बनाना होगा। काम का भविष्य सबको साथ लेकर चलने वाला, भरोसेमंद और इंसानी सोच वाला होगा। अगर हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत की काबिलियत को और बढ़ाएगा। ओपन स्काई भी देना है और कमांड भी अपने हाथ में रखना है। जैसे जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। आज हम एआई को जिस दिशा में लेकर जाएंगे वैसा ही हमारा भविष्य तय होगा। साथियों, आज न्यू दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है M मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। A अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। N नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। A एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। V वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। साथियों, दशकों पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो कोई सोच भी नहीं पाता था कि इससे कितनी जॉब्स बनेगी। यही बात एआई में है। आज कल्पना करना मुश्किल है कि आने वाले समय इस फील्ड में किस तरह की जॉब पैदा होगी। एआई का फ्यूचर ऑफ वर्क प्री डिफाइंड नहीं है। ये हमारे निर्णय पर, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्भर होगा। मैं समझता हूं हमारे लिए फ्यूचर ऑफ वर्क एक नई अपॉर्चुनिटी है। ये ह्यूमंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करने का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर दुनिया भर की निगाहें आज ग्लोबल एआई समिट पर
टिके रहीं। जहां टेक्नोलॉजी और राजनीति के दो बड़े चेहरे एक ही मंच पर नजर आए। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने संबोधन में कहा कि एआई मानव इतिहास की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक बनने जा रही है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। हालांकि उन्होंने जिम्मेदार और सुरक्षित एआई विकास पर भी जोर दिया। From cataloging DNA disease markers to building AI agents that act as true partners in the scientific method. We must be equally bold in tackling problems in regions that have lacked access to technology. Take El Salvador, where Google has partnered with the government to bring affordable AI-powered diagnosis and treatment to thousands who could never afford to see a doctor. Or in India, where our work together is helping farmers protect their livelihoods in the face of monsoons. Last summer, for the first time, the Indian government sent AI-powered forecasts to millions of farmers, possible in part because of our neural GCM model. I see language inclusion as another exciting ambition. In Ghana, we are collaborating with universities and NGOs to expand research and open source tools across more than 20 African languages. We need this bold thinking in more places to tackle more problems across health, education, economic opportunity, and more. Technology brings incredible benefits, but we must ensure everyone has access to them. We cannot allow the digital divide to become an AI divide. That means investing in compute infrastructure and connectivity. वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एआई को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का नया केंद्र बताते हुए यूरोप और दुनिया के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। समिट का मुख्य संदेश साफ रहा, एआई केवल तकनीक नहीं बल्कि आने वाले समय की वैश्विक शक्ति संतुलन तय करने वाला कारक बनने जा रहा है। 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone, instantly. Instantly, for free, from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. And India built something that no other country in the world has built, a digital identity for 1.4 billion people. A payment system that now processes 20 billion transactions every month. A health infrastructure that has issued 500 million digital health IDs. Here are the results. They call it the India Stack, open, interoperable, sovereign. That difference is what this summit is about. We are clearly at the beginning of a huge acceleration, and you perfectly described it during your interventions. But let me just recap during 1 year what happened. Last year, when France and India co-hosted the AI Action Summit in Paris, we set a global guiding principle for technologies that would transform our societies and our economies. We said then artificial intelligence will be an enabler for our humanity to innovate faster, to disrupt healthcare, energy, mobility, agriculture, public services for the good of mankind. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी लीडर से मुलाकात की, जिनमें मेटा के चीफ एआई ऑफिसर और क्वालकॉम के प्रेसिडेंट और सीईओ शामिल थे। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए पोस्ट में लिखा कि मेटा के चीफ एआई ऑफिसर एलेक्जेंडर वोंग ने अपनी टीम के साथ आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बातचीत में विभिन्न उभरते एआई ड्रिवन सॉल्यूशन, उनके संभावित एप्लीकेशन और भारत की एआई ग्रोथ स्टोरी पर चर्चा हुई। इससे पहले
कॉलकॉम के प्रेसिडेंट और सीईओ क्रिस्टियानो अमून ने कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट टीम के साथ उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। कॉलकॉम के साथ मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर में प्रगति और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में उनकी बढ़ती अहमियत पर चर्चा की गई। नई दिल्ली में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष हेन्ना विर्कुनेन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन नीति विकास केंद्र की महानिदेशक सुजैन रॉब की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये पहल भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की बढ़ती गहराई और आपसी विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने जोर दिया कि दोनों के बीच संबंध साझा मूल्यों और संभावित साझेदारी पर आधारित है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सहयोग आवश्यक है। India's partnership with the EU is promising, not just because of our shared values, but because we see each other today as natural and preferred partners with more strategic convergence than ever before. The conclusion of negotiations for an India-EU FTA, the signing of the Security and Defence Partnership, along with the other concrete outcomes of the 16th India-EU Summit, have put forward a roadmap for our shared future. The adoption of the Towards 2030, a joint comprehensive strategic agenda at the summit, really opens up a new chapter in our ties. Chapter towards mutual prosperity, security and sustainability. And in that, we recognize the key role of talent, skills and knowledge. Now, the comprehensive framework for cooperation on mobility that was signed at the summit and the establishment of this legal gateway office translate our broader understanding into concrete action. Opportunities and mobility pathways, especially in fast-moving ICT sector, isn't always easy. For many, the journey is slowed by paperwork, unclear pathways, and barriers that are hard to see and navigate. But what if there was a one-stop hub, a coordinated approach bringing together a digital platform with verified information and resources? A gateway office in India offering guidance on the ground to students, researchers, professionals and employers. And the EU Support Office strengthening coordination and outreach across member states and among EU employees and private sector actors. Our greatest wealth are our people. And this is also why we are launching the first EU Legal Gateway Office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. FTA के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। This project reflects the convergence of ICMPD's labour mobility expertise with the European Union and partner countries. This project is also a testament to ICMPD's unique perspectives in country-level work to support the European Union's efforts in addressing the gaps and demographic shifts in Europe. Introducing the European Legal Gateway Office India, where information on all 27 EU countries comes together. Mobility pathways are easier to understand. And where students, researchers and professionals in the ICT sector can explore various options with confidence.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बुधवार को कहा कि भारत और फ्रांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन में एक ही मकसद रखते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देश यूएस और चीन के मॉडल पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते और इसके लिए एक बैलेंस्ड और सॉवरेन अप्रोच अपनाना बेहद आवश्यक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वैश्विक स्वास्थ्य में एआई पर भारत फ्रांस परिसर का उद्घाटन किया। ये पहला वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत और फ्रांस में स्वतंत्र एआई क्षमता और प्रतिभा विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि एआई का विकास कुछ वैश्विक शक्तियों पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना मानवता की सेवा कर सके। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर स्वास्थ्य सेवा में नैतिक एआई को अपनाने की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जो उत्पादकता बढ़ाने और वैज्ञानिक खोजों को गति देने में मदद कर सकती हैं। To make sure that our countries benefit from the innovation, but to make sure as well that this innovation will be at the service of our common goods and our humanity. And I think it's as important as allowing the innovation to be part of our countries. I really believe that we have the same obsession both in India and in France, I would say, and in Europe, which is that we don't want to be dependent on a totally US or a totally Chinese model, but we really believe that we need a broader one and we want to be part of the solutions and we want to have players being part of the solutions. So you perfectly described what is at stake. What we want to do is to make sure that we have the data centers and the computing capacities, that we train the talents in our countries, that we have all the capacities, and it's clearly about computing capacities, talents, and capital. Here are the three elements. And I mean, when I speak about computing capacities, it's about having affordable or at least competitive, low-carbon energy in order to deliver this agenda. On this agenda, I really believe we have a lot of assets and we are in the race. We are lagging behind both US and China, but we are in the race. Now the question is, on the downstream side, how to accelerate adoption. And you mentioned it, both of you. And adoption is critical. Why? Because it's how to make sure, sector by sector, with the right ethical approach, AI will be adopted and transform your productivity, will allow you to discover new disease, to completely change your energy model, to be much more productive. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में यातायात जागरूकता पार्क का उद्घाटन किया है। साथ ही कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में सीएलजी सदस्यों और सुरक्षा सखियों से संवाद भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संवाद से विश्वास हमारी लोकतांत्रिक परंपरा की मूल भावना है। समाज और प्रशासन मिलकर काम करें तो परिणाम स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। नशा, सट्टा और अपराध के खिलाफ समाज की सक्रिय भागीदारी बेहद आवश्यक है। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित शहर की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इस दौरान सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लोकसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तेज गति, ड्रंक एंड ड्राइव, रॉन्ग साइड और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातचीत करने जैसे उल्लंघनों पर सख्ती हो। दुर्घटना संभावित स्थानों का सर्वे कर सुधार किया जाए। चिन्हित चेक पॉइंट्स पर विशेष योजनाएं बने और एआई आधारित सीसीटीवी और गोल्डन आवर में त्वरित एम्बुलेंस सेवा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि कोटा को नशा मुक्त, अपराध मुक्त, जाम मुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके। पुलिस प्रशासन से जनता का संवाद रहेगा, सक्रिय भागीदारी रहेगी, उतने ही हम अपराध को भी कम कर पाएंगे और हमारी ज्यादा भागीदारी होगी तो दुर्घटनाओं को भी कम कर पाएंगे, क्योंकि समय समय पर समाज को जागरूक करेंगे। मुझे आशा है कोटा पुलिस का ये संकल्प है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। कोटा को नशा मुक्त भी करेंगे, कोटा को सट्टे और ऐसी गतिविधियों से मुक्त भी करेंगे और अपराधियों को भय हो और जो अपराध करेगा उसको, अपराधी को उसको सजा मिलेगी, ये इसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था भी करेंगे।
दुर्घटना रोकने के लिए, जहां पर दुर्घटना में हमारे नौजवान ज़्यादा दुर्घटना होती है तो नौजवानों की मृत्यु या घायल ज़्यादा होते हैं, हम किस तरीके से जो ब्लैक स्पॉट है वहां पर ऐसी कार्य योजना बनाए कि वहां दुर्घटना रोका जा सके, और समाज को जितना जागरूक करेंगे उतनी दुर्घटना कम होगी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमारे नौजवान बच्चे दुर्घटना में कहीं उनकी जिंदगी चली जाती है, कहीं घायल हो जाते हैं, हम विशेष रूप से सुरक्षा का इंतजाम करें और सड़क पर चलते समय हमें सारी सड़क सुरक्षा के व्यापक जानकारी होनी चाहिए ताकि हम दुर्घटना से बच सकें। हंगरी की राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर लाजोस ओल्लाह के नेतृत्व में हंगरी के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को संसद में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश से मुलाकात की। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस प्रकार का संबंध दोनों देशों के सांसदों के बीच संवाद, आम सहमति के निर्माण और आपसी समझ को बढ़ावा देकर सरकारी कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पूरक है। उन्होंने भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनता की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का लगातार काम कर रहा है। और बात क्रिकेट की। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 विश्व कप 2026 में अपना अजेय अभियान जारी रखा है। भारत ने नीदरलैंड को 17 रन से हराकर टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज की। ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। टीम की ओर से शिवम दुबे ने दमदार पारी खेली और मजबूत स्कोर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। जवाब में नीदरलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन ही बना पाई। भारतीय गेंदबाजी की अगुवाई वरुण चक्रवर्ती ने की, जिनकी सटीक गेंदबाजी ने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। इस जीत के साथ भारत ने T20 विश्व कप में लगातार 12वीं जीत दर्ज की। टीम 2024 से इस टूर्नामेंट में अजेय बनी हुई है, जो उसकी निरंतरता और संतुलित प्रदर्शन को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का अवलोकन किया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसकी कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। Indian Navy is vigilant in safeguarding India's maritime interests and contributing to stability across the wider maritime commerce.